कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज चालू की थी जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के एनसीईआरटी की जो 11th और 12th चैप्टर दे रखा है 12th की क्लास में, उसको हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे बाई नोट्स के द्वारा। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद आपको वो नोट्स समझ में भी आए होंगे, और मैंने उनकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उस पे डाल दी है। इसके बाद हम आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसके जो क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका जो मैटर है वो क्लियर होगा और उतना ही मैटर आपको समझ में आता चला जाएगा। तो चालू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू के रूप में, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। फ्रेंड्स, ये जो सारे पहले के, चाहे आप यूपीएससी के हो, चाहे आरपीएससी के हो, चाहे यूपीपीसी के हो, एनवीएस के हो, सारे क्वेश्चन जो आए हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान शिमला में दे रखा है, और जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो कटक में दे रखा है, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में दे रखा है। तो इसमें जो मिलाया हुआ है वो सही है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो कहाँ पे है? मैसूर में है। और इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं कि कौन सा जो संस्थान है वो कहाँ पे है। जैसे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सीएफटीआरआई के नाम से जिसको जाना जाता है, ये है मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, जो अभी इसका आंसर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सीआरआरआई, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1940 को कटक ओडिशा में हुई थी। और इसके अलावा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान है, दोनों लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोल्डन राइस के बारे में सही है। कैरोटीन युक्त चावल है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसका रंग पीला होता है और ये एक जीएम यानी जेनेटिक मॉडिफाइड चावल है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा हो गया? ए, बी, सी, डी आंसर इसका सही है। ये पहले आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 की एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूपांतरित किस्मों को वृहद स्तर पर उगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कौन सी किस्म है जिनको उगाया जाता है? सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्में हैं जो जेनेटिक रूप से तैयार की गई है, वो है कपास और सोयाबीन। आप इसको ध्यान रखना, कपास और जो सोयाबीन है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है व्यावसायिक रूप से। कैसे, किस लिए? जेनेटिक रूप से सबसे ज्यादा ये किस्म उगाई जाती है। अब है, हिरुडीन किस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त होता है? फ्रेंड्स, एक आपको पता होगा कि जो हिरुडीन है वो जो जौंक होती है हिरुडिन एरिया से प्राप्त होता है, लेकिन ट्रांसजेनिक प्लांट से भी हिरुडिन प्राप्त की गई है। वो किससे प्राप्त की गई है? ब्रेसिका नेपस से प्राप्त की गई है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि ये एक बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ब्रेसिका नेपस से इसको प्राप्त की गई है। तो ब्रेसिका नेपस के बीजों का किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेसिका नेपस के जो बीज होती हैं उनका उपयोग करके हिरुडिन का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यह जो प्रोटीन है वैसे तो जौक द्वारा निर्मित होता है और एक थक्का रोधी गुण इसमें पाया जाता है हिरुडिन में, और ब्रेसिका नेपस से इसको प्राप्त करके इसको अतिरिक्त मात्रा में इसका उत्पादन किया गया है। तो ब्रेसिका नेपस से ध्यान रखना, हिरुडिन को प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया यानी पीसीआर के विभिन्न चरणों में सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या बताया था मैंने आपको? डीएई। कैसे बोलना है? डीएई, डीनेचुरेशन एनिलिंग इसका सही क्रम है। डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन की क्रिया इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? तो प्रथम सबसे पहले जो तैयार किया गया ट्रांसजेनिक प्लांट है, मैंने ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, लास्ट में पढ़ाया था वो फैक्ट में, तंबाकू। सबसे ज्यादा प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा तैयार किया गया था? तंबाकू तैयार किया गया था। हैप्लॉइड प्लांट पैदा किए जाते हैं। हैप्लॉइड प्लांट हमें किससे प्राप्त किए जाते हैं? हैप्लॉइड प्लांट जो प्राप्त किए जाते हैं वो पोलन कल्चर के द्वारा, यानी जो पोलन होते हैं उनके द्वारा ही हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर का एक प्रमुख अगुणित पादप का उत्पादन
होता है, जिसको हम किससे तैयार करते हैं, संवर्धन तकनीक के द्वारा तैयार करते हैं। और इसका जो आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था गुहा एंड माहेश्वरी ने। किसने फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना, इसका आविष्कार गुहा एवं माहेश्वरी के द्वारा किया गया है। जो अभी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल खरपतवार नाशक है, यानी सबसे ज्यादा खरपतवार नाशक के रूप में हम किसको यूज करते हैं, तो ये तो शायद सबको आता होगा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा खरपतवार नाशक के रूप में हम 2,4-D का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 2,4-D का यूज करते हैं। ये जो एक ऑक्सिन हार्मोन की श्रेणी में आता है 2,4-D, इसका हम यूज करते हैं। पौधों के किसी भाग के ऊतक से पूर्ण पौधे का निर्माण निम्नलिखित किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, यानी प्लांट के किसी एक पार्ट से, जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, इसका उपयोग करके जब पूर्ण पादप का निर्माण करते हैं, उस प्रोसेस को टॉटीपेंसी कहते हैं। ये आरपीएससी से जो 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टॉटीपेंसी उस प्रोसेस को कहा जाता है, यानी पूर्ण शक्तिता उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की किस तकनीक का उपयोग आरएनए अणुओं को पहचानने में किया जाता है। इसमें 3 टेक्निक्स आपने पढ़ी होगी, सर्दन ब्लॉट्स, नॉर्दर्न ब्लॉट्स और वेस्टर्न ब्लॉट। सर्दन ब्लॉट्स है, इसका यूज किया जाता है डीएनए की टेक्निक के लिए। इसका नॉर्दर्न ब्लॉट है, इसका यूज किया जाता है आरएनए के अणुओं को पहचानने में। आरएनए अणु को पहचानने में नॉर्दर्न ब्लॉट टेक्निक का यूज किया जाता है, और वेस्टर्न ब्लॉट जो टेक्निक है उसका यूज किया जाता है प्रोटीन को अणुओं को पहचानने। तो फ्रेंड्स आप तीनों को ध्यान रखना कि जो सर्दन ब्लॉट टेक्निक है उसका यूज किया जाता है डीएनए को पहचानने में। नॉर्दर्न ब्लैक का यूज किया जाता है आरएनए को, नॉर्दर्न ध्यान रखना, एन एन किस में आ रहा है, आर एन एन, आरएनए में भी एन आ रहा है, आरएनए आ रहा है, नॉर्दर्न ब्लॉट को यूज किया जाता है। जबकि वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक का यूज किया जाता है वो प्रोटीन को पहचानने में किया जाता है। निम्न में से विटामिन में से कौन सा विटामिन कैलस वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैलस वृद्धि के लिए कौन सा जो विटामिन आवश्यक होता है, थाइमीन इसमें आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है, थाइमीन आवश्यक होता है। और थाइमीन का दूसरा नाम क्या है, थाइमीन को हम विटामिन B1 भी कहते हैं। विटामिन B1 को थाइमिन कहते हैं, जो उसकी कैलस की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये थाइमिन क्या करता है, ये थाइमिन साइटोकाइनिन जो होता है उससे जुड़ता है और कैलस वृद्धि है में और जड़ की प्रेरित करने में इसकी भूमिका होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एजोला को जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है एजोला को, आजकल इस तरह से बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया के साथ संयोजित होता है या एसोसिएट होता है। एजोला क्या होता है, एजोला एक टेरिडोफाइट है, जलीय टेरिडोफाइट है, जो कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नॉन स्टॉप एनाविना होते हैं, उनके साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु एसोसिएट होते हैं। इसके लिए इसको बायो फर्टिलाइजेशन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलस का निर्माण होता है। कैलस का निर्माण कैसे होता है, पादप ऊतक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कैलस का निर्माण किया जाता है। कैलस का निर्माण किसके लिए किया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर में जब कोई एक भाग यूज करते हैं, वही जो भाग होता है जो जड़, तना, पत्ती, मूल यानी कोई भी भाग जो होता है उसमें से जो स्पेशली पार्ट जिसका हम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा नए प्लांट के निर्माण में यूज करते हैं उसे हम कैलस कहते हैं, जो कि एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। कैलस क्या होता है, एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है जो आगे चलकर नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने, गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक प्लांट होता है। बीटी कॉटन बनाया गया है, बीटी बैंगन भी जो सबसे पहले क्रॉप बनाई गई थी वो बीटी बैंगन ही बनाई गई थी, और ट्रांसजेनिक जो प्लांट बनाया गया था वो बीटू तंबाकू बनाया गया था। जबकि हाइब्रिड राइस होता है वो जो हाइब्रिडेशन की प्रोसेस से बनता है, ये कोई ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है। ठीक है, अगला है, कायिक भ्रूणों को किसके संपुटीकरण से कृत्रिम बीजों का निर्माण किया जाता है। यानी इसमें सोडियम एल्जीनेट का यूज करके हम कृत्रिम बीजों का निर्माण कर सकते हैं। सोडियम
एल्गिनेट जो होता है, इसके यूज से ही हम जो आर्टिफिशियल सीड्स निर्माण किए जाते हैं जो कि लंबे समय तक रखे जाते हैं, वो सोडियम एल्गिनेट उस पे यूज करके किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीक को क्या कहते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तकनीक के उत्पादन को हम हाइब्रिडोमा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा लेना, इंपॉर्टेंट में लगा लेना, क्योंकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीक है उसे हाइब्रिडोमा कहा जाता है। और ये होती क्या है, इसमें क्या होता है कि हाइब्रिडोमा कोशिका एक माइलोमा लिम्फोसाइट के साथ सामान्य एंटीबॉडी स्रावित करके लिम्फोसाइट को फ्यूज करके निर्मित होती है, जो एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करती है। यानी एक अलग से लिम्फोसाइट सेल्स के साथ स्रावित की जाती है, जिसके द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है अपना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको फ्रेंड्स, इको R1 है। इको R1 अपन ने पढ़ा था। इको R1 क्या है? इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एंजाइम है, जो कहाँ पे काटता है? ए और जी क्षारक के मध्य काटने का कार्य करता है। किसके बीच में काटता है? ये ए और जी क्षारक के बीच में ये काटने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में के रासायनिक चाकू है। डीएनए में आणविक कैंची अपन ने बताया था ना, रासायनिक चाकू या कैंची किसको कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो काटने का कार्य करता है, डीएनए स्ट्रैंड्स को काटने का कार्य करता है। इसके लिए हम आणविक कैंची भी बोलते हैं, रासायनिक चाकू भी इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रूस प्रूफ टमाटर को नियोजित करके विकसित किया गया है। यानी ब्रूस प्रूफ टमाटर कौन सी टेक्निक से प्राप्त किया गया है? एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से प्राप्त किया गया है। किससे प्राप्त किया है? एंटीसेंस आरएनए टेक्निक से इसको प्राप्त किया गया है। अब ये देखो, उसमें उधर दे रखा था क्वेश्चन रासायनिक चाकू, और अब अगला क्वेश्चन हो गया आणविक कैंची। आणविक कैंची कह लो चाहे रासायनिक चाकू कह लो, किसको कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिड एक कॉस साइट वाले प्लाज्मिड होते हैं। कॉस साइट हमें कहां से प्राप्त होती है? वो लैम्डा फेज से प्राप्त होती है, क्योंकि ये कॉस्मिड क्या होता है, जैसे प्लाज्मिड होते हैं वैसे ही कॉस्मिड फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया ये वेक्टर होते हैं, और इसमें दो साइड होती है, एक कॉस होती है और एक प्लाज्मिड होता है ना। तो कॉस साइट जो हमें प्राप्त होती है वो लैम्डा फेज बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, प्लस प्लाज्मिड, दोनों से मिलकर कॉस्मिड का निर्माण होता है। जो इसमें लिखा भी है, देख लेते हैं यहाँ पे कि लैम्डा हाइब्रिड प्लाज्मिड है, जो कि लैम्डा फेज अनुक्रम होता है, जिसमें कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड मिलकर कॉस्मिड का निर्माण करते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। आपको आनुवंशिकी में जब मैंने बताया था, टीआई प्लाज्मिड कौन से प्लांट से प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जीवाणु से हमें प्राप्त होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में या फिर जो प्लांट टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, वो टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्मोफिलस एक्वेटिक्स से निम्न में से कौन सा एंजाइम प्राप्त किया था? मैंने देखा था थर्मोफिलस एक्वेटिक्स जो ब्रांड जीवाणु है, इसका यूज कौन से एंजाइम प्राप्त करने के लिए किया जाता है? पीसीआर टेक्निक में जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है उसके लिए किया जाता है, और इसका क्या नाम है? टैक पॉलीमरेज इसको कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना कि थर्मस एक्वेटिस जीवाणु है उससे टैक पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, जो कि पीसीआर टेक्निक है उसमें यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? पीसीआर टेक्निक में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बैसिलस जैव कीटनाशी के रूप में किसको, बैसिलस की कौन सी प्रजाति यूज की जाती है? कौन सी की जाती है? बीटी पढ़ी थी ना अपने, बैसिलस थुरिंजियस किसको यूज किया जाता है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस को यूज किया जाता है। कौन सा एंजाइम पीसीआर प्रतिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कौन सा एंजाइम मैंने आपको पहले बता दिया था, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, वो पीसीआर में यूज किया जाता है। और किससे प्राप्त किया जाता है? ये थर्मस एक्वेटिक्स एंजाइम से प्राप्त
किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज, ये अपने देख लिया किस चीज से होता है, थर्मस एक्वेटिक से प्राप्त किया जाता है। हाँ, अब अगला है पीवीआर 322 क्या है, पीवीआर 322 अपन ने पढ़ा था, पीवीआर 322 क्या था, पीवीआर 322 क्या है, एक कृत्रिम प्लाज्मिड है या रूपांतरित प्लाज्मिड या हाइब्रिड प्लाज्मिड हम इसको बोल सकते हैं। तो पीसीआर 2 क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम प्लाज्मिड है। क्या है, कृत्रिम प्लाज्मिड है, जिसमें अपन ने देखा था कि इसमें बीए में एचआई साइट होती है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी होता है। इसके अलावा पीबीयू फास्ट, पीएस फास्ट, ये मैंने पूरा फ्रेंड्स नोट्स जो पढ़ाए थे उसमें पढ़ा चुके हैं, आप उसमें दोबारा देख सकते हैं। इको आरआई होता है जो इनको एक विशेष स्थल पर ही काटने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, ऐसे जीन जो कीटाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधक प्रदान करते हैं स्थित होते हैं, किसमें होते हैं, कीटाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधक प्रदान करने वाले जीन प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आनुवंशिकी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादित प्रति विषाणु प्रोटीन है, विषाणु प्रति एंटीवायरल प्रोटीन कौन सा होता है, इंटरफेरॉन है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है, मतलब कौन सी धान्य है जो कि मानव से निर्मित हुई थी, टिट्रिकेल। टिट्रिकेल किससे प्राप्त की गई थी, गेहूं और जो राई है उसकी पहली संकर फसल, और ये सबसे पहले यही बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके प्राप्त की गई थी। तो ये एक मानव निर्मित धान्य इसको बोला जाता है। अगली क्वेश्चन है, सदर्न ब्लॉटिंग है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है डीएनए खंडों के निर्धारण की टेक्निक है। अपन ने अभी फ्रेंड्स देखा था, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए को पहचानने में, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन को पहचानने में, और सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वो डीएनए खंडों के अभी निर्धारण में यूज की जाती है। पराबैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, पराबैंगनी विकिरण का, पराबैंगनी विकिरण पिरिमिडिन यानी थाइमिडिन जो होता है उसमें डाइमर का निर्माण करता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है। सबसे पहले जिस जाति में अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की, किसमें प्राप्त की गई थी, डटूरा स्ट्रोमेनियम में प्राप्त की गई थी। सबसे पहले किसमें प्राप्त की गई थी, डेटूरा यानी डटूरा स्ट्रोमोनियम था, उस वाले जाति में सबसे पहले अगुणित भ्रूण प्राप्त करने में, यानी पोलन कल्चर सबसे पहले इसी में किया गया था। किसने किया था, गुहा और माहेश्वरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। निम्न में से तकनीक में से कौन फोरेंसिक विज्ञान में उपयोगी है, फोरेंसिक विज्ञान में कौन है, डीएनए फुट प्रिंटिंग का भी यूज किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का भी यूज किया जाता है, जेने प्रिंटिंग इम्प्रिंटिंग का भी यूज किया जाता है, यानी उपरोक्त तीनों टेक्निक का ही यूज किसमें, फोरेंसिक विज्ञान में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक जानवर क्या होते हैं, कौन होते हैं, यानी ट्रांसजेनिक जानवर वे जानवर होते हैं जिनमें समस्त कोशिका में बाहर डीएनए होता है, यानी फॉरेन डीएनए जिनकी समस्त कोशिकाओं में डालकर, यानी भ्रूण की कोशिकाओं में समस्त इनमें बाहर डीएनए डाल दिया जाता है और इसके द्वारा ट्रांसजेनिक जानवरों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक जो पादप है, अभी ट्रांसजेनिक एनिमल देख लिए अपने, ट्रांसजेनिक पादप है वो उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक पादप कैसे उत्पन्न किए जाते हैं, कौन सी विधि से, विदेशी जीनों को प्रविष्ट कराकर। किसके होता है, चाहे ट्रांसजेनिक एनिमल हो चाहे ट्रांसजेनिक प्लांट हो, इनमें फॉरेन डीएनए को प्रवेश कराकर ही इनका निर्माण किया जाता है, उनको ही हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। सटल वाहक वेक्टर क्या होते हैं, एक क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सटल वेक्टर, वेक्टर पढ़े थे अपन ने, प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, इसके अलावा एक सटल वेक्टर भी होता है जो कि रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड इन 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज, पुनर्संयोजन प्लाज्मिड को जिसे 2 या 2 से अधिक विभिन्न जातियों से प्राप्त किया जाता है,
यानी जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है उसको 2 या 2 से अधिक जातियों से प्राप्त किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सटल वाहक कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिए इसके ट्रांसजेनिक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए बायोटेक्नोलॉजी में। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आई हुई क्वेश्चन है एमसीक्यू के, इसके आगे की भी एक सीरीज और मैं करा दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक पसंद करेंगे, तो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू चालू रखूंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।